क्या वास्तव में खजाना खोजक नाम की कोई व्यवसाय या कुछ ऐसी प्रतिभा हो सकती है? वहां पर विपिन ने पूछा। उसकी बात सुनने के बाद में वहां पर हर्षित ने उसको जवाब दिया, हाँ वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। जो इनकी ब्लड लाइन है ना, वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्लड लाइन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वह किसी भी खजाने को वह अपनी ब्लड लाइन के साथ में खोज सकते हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन इनके अंदर किसी तरह से एक मीटर लगा होता है जिसके साथ में इनको पता चल जाता है कि कहाँ पर खजाना है और कहाँ पर क्या है। विपिन वहां पर चौंक जाता है, क्योंकि वास्तव में अभी वह बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोच पा रहा था कि आखिरकार क्या वास्तव में ऐसी कोई ब्लड लाइन वहां पर हो सकती थी। और इसके अलावा यहाँ पर तुम ये देखो कि टीयर 2 की कितने भी ज्यादा संत वंश होना, उसके अंदर जितने भी कबीले हैं, वह यहाँ पर चाहे कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो ये खजाना खोजने वाला कबीला था ना, उनके भी एक अलग ही पहचान थी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सभी को अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके साथ में ही इनको भी एक अपनी ही रैंक मिली हुई थी। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पर इनसे पंगा ले सके। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वहाँ पर वो समझ चुका था कि हर्षित वहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी, कोई सा भी लड़का हो, चाहे से वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या लूला लगड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर अगर उनको अपनी साधना को आगे बढ़ाना था तो उन्हें अपने लेवल के हिसाब से अच्छे अच्छे संसाधन भी चाहिए होंगे, जिसके साथ में वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते थे। अच्छा हर्षित, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या इनकी विरासत, जो इनका वह खजाना खोजने वाला व्यवसाय है, क्या इसको कोई भी सीख सकता है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, नहीं नहीं, इसको कोई और नहीं सीख सकता, केवल इनके कबीले के अंदर इसको सिखाया जा सकता है। और उसने आगे उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि तुम यहाँ पर इसको व्यवसाय समझ रहे हो ना, तो असल में ये एक व्यवसाय भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बंदा इसको सीख नहीं पाए तब तक इसको व्यवसाय नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उसकी बात सुनने के बाद में निराशा के अंदर अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह हर्षित की वहां पर बात समझ चुका था। बात कुछ ऐसी थी, अगर कोई सा भी व्यवसाय हो, उसको यहाँ पर दो चीजों की जरूरत हुआ करती थी। पहला तो ये कि उसकी जो विरासत थी ना, वो पूरी दुनिया के अंदर रहनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी जिसका कोई मुश्किल से ही यूज कर पाए, क्योंकि अगर कोई बंदा उसको सीख ही नहीं पाएगा तो आखिरकार उसको व्यवसाय कैसे माना जा सकता था। और मास्टर शेख का भी यही कहना था कि किसी को भी अगर व्यवसाय के अंदर किसी चीज को लेकर आना है ना, तो उससे पहले उसकी पूरी चीज उनके पास में होनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि ये जो खजाना खोजक व्यवसाय था, जो भी इसको कहा जा सकता है, जो इनकी एबिलिटी थी, ये केवल उनके रक्त के साथ में काम किया करती थी। इसके अलावा वह यहाँ पर कोई और भी यूज नहीं कर सकता था। मतलब ये था साफ साफ कि उनके कबीले के अलावा और कोई इसका यूज नहीं कर पाता। विपिन ये सोचते हुए बहुत ही ज्यादा निराश भी लग रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वह समझ चुका था कि यहाँ पर ब्लड लाइन को क्रिएट करना किसी की भी बस की नहीं थी। हाँ माना कि यहाँ पर उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी भी उसकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी। किसी और की ब्लड लाइन को वहाँ पर वो कॉपी नहीं कर सकती थी। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें कर ली है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ देर की बातचीत के बाद में विपिन को यहाँ पर उनकी क्षमताओं के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि उनमें कौन कितना ज्यादा पावरफुल था। उसको यहाँ पर पता चलता है कि जो साक्षी थी वह एक राक्षसी ट्यूनिस्ट थी। इसके अलावा जो मोटा अकबर था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। और रही बात वहाँ पर परेश की, तो उसके पास में तो एक अलग ही तरह का यूनिक टेक्निक के साथ में एक अच्छी कला भी थी। इसके साथ में हर्षित और सभी यहाँ पर उस कलरफुल उस सारस के ऊपर बैठ जाते हैं, और उसके साथ में ही वह अब हवा के अंदर चले जाते हैं। अगले पल ये जो कलरफुल सारस था ना, वह तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। सारस एक संत स्टेज 7 का एक बीस्ट था, जिसकी वजह से उसकी गति बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ पर वह स्पेस को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा हो। सभी उसी के ऊपर ऐसे ही खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ सब विपिन के ऊपर नजर की टिकाए बैठे हुए थे। अभी तक भी उनको यहाँ पर विपिन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भूत को देख रहे हो। वास्तव में हर्षित पूरी तरह से हैरान परेशान रह चुका था। उसका कारण ये नहीं था कि विपिन उनके साथ में ऐसा कुछ कर रहा था या बिजली की परीक्षा को देके आया था। बात कुछ ऐसी थी कि ये सारस बहुत ज्यादा तेज गति के साथ में उड़ रहा था, और तेज गति के उड़ने के साथ में यहाँ पर जो उसके ऊपर का हवा का दबाव था ना, वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था, और उसका सामना चाहे से कोई ही कुछ कर पाता हो। और एक संतले स्टेज 5 की लड़ाकू लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। हालांकि विपिन ने यहाँ पर अपना लेवल अभी कुछ देर पहले ही पार किया था, लेकिन फिर भी विपिन को उसके बाद में भी कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। विपिन तो आराम से अपनी जगह पर ही खड़ा था।
और इसी को देखते हुए यहाँ पर सभी की रूह पूरी तरह से कांप चुकी थी। वह यहाँ पर समझ चुके थे कि विपिन केवल अपने फॉर्मेशन के अंदर ही अच्छा नहीं है, उसके अंदर एक अलग ही प्रतिभा भी भरी हुई है, यानी कि उसकी पावर भी एक अलग स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकबर अब अपने आप को नहीं रोक पाता है। वह जल्दी से विपिन की तरफ पलटता है और विपिन से पूछता है, विपिन भाई, तुम्हारी प्रतिभा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स भरी हुई है। इसका मतलब तो यह होगा कि तुम यहाँ पर उस संत अकेडमी के परीक्षा के अंदर एक अव्वल स्तर के ऊपर आए होंगे। वहाँ पर अकबर ने उससे पूछा और उसने उससे आगे पूछा कि आखिरकार तुमने वहाँ पर कितने अंक अर्जित किए होंगे। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ मैं वहाँ पर, तुम्हें पता है, 50वें स्तर के ऊपर था और बस ये मेरे यहाँ पर इलाइट डिवीजन के अंदर भर्ती होने के लिए काफी था। विपिन ने जैसा ऐसा कहा था ना, अचानक से सभी पूरी तरह से होश से खोज हो जाते हैं और वहाँ पर सभी को ऐसा समझ में नहीं आता कि विपिन क्या सच कह रहा था, क्योंकि उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में और उसकी पावर देखने के बाद में उनको वास्तव में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि वह इस स्तर तक पहुंच चुका था। क्या वास्तव में तुम्हारे उस ग्रुप के अंदर इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति आए थे? वहाँ पर हर्षित ने पूछा, क्योंकि अगर विपिन यहाँ पर 50वें लेवल के ऊपर है तो इसका मतलब यह था कि इस बार वहाँ पर उनकी संत अकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू आए थे। हालांकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से कोई भी अच्छा लड़ाकू नहीं आया था, इसी वजह से कोई भी सीनियर लड़का या लड़की यहाँ पर उनको देखने के लिए आगे नहीं बढ़े थे और यही कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर उनको विपिन के बारे में नहीं पता था कि विपिन ने वहाँ पर किस तरह का तहलका मचा दिया था। लेकिन हर्षित को कुछ याद आता है और वो विपिन से पूछता है, विपिन, तुम्हारे उस ग्रुप के अंदर एक प्रणय नाम का लड़का भी तो है ना? वह शैन कबीले के अंदर से आया हुआ है। वहाँ पर हर्षित के पूछे गए सवाल के बाद में विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ, वह हमारे उस ग्रुप के अंदर तो था और वह अच्छे रैंक के ऊपर भी था और इसके अलावा उसके पास में एक अर्थ की पावर भी है और उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा अच्छी भी है, पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। इसके साथ में देखा जा सकता है कि कुछ ही समय के अंदर वह तुम्हारे पास में पहुंच सकता है, विपिन ने उससे कहा। लेकिन जैसे विपिन ने वह शब्द कहे थे ना, उसके साथ में जो हर्षित था ना, उसका गुस्सा भड़क उठता है। तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार तुमसे मैंने केवल ये पूछा था कि तुम प्रणय को जानते हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर हम दोनों के बीच में इस तरह से मेलजोल कैसे बिठा सकते हो? अरे हर्षित, बस शांत हो जाओ। यहाँ पर तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए और इसके अलावा वैसे भी तुम्हारी छोटी राजकुमारी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा माइकालाल जिंदा नहीं हुआ है जो शैन कबीले के अंदर से वहाँ पर छोटी राजकुमारी का सामना कर सके। वह कोने वाला कोई और नहीं था, वह फारिस था। उसकी आंखों के अंदर चमक देखी जा सकती थी जब वह वहाँ पर उस छोटी राजकुमारी का नाम ले रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपनी भुएं चढ़ा ली और वह थोड़ा सा हैरान था और उसी हैरानी के साथ में वह वहाँ पर जल्दी से फारिस से पूछता है, फारिस, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम अभी उसी छोटी राजकुमारी की बात कर रहे हो जिसने यहाँ पर डायमेंशन क्रैकर का यूज किया है और उसने उसको पूरी तरह से सीख लिया है? उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर फारिस ने उससे कहा, हाँ विपिन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ और वह यहाँ पर हर्षित की छोटी बहन भी है। फारिस अभी बिल्कुल भी वहाँ पर हर्षित के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। वह ये बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि यहाँ पर अभी हर्षित को किस तरह से गुस्सा आ रहा था। उसके साथ में यहाँ पर फारिस अपने आप को नहीं रोकता। वह जल्दी से हर्षित से पूछता है, हर्षित, मैंने एक बात सुनी थी कि यहाँ पर जो तुम्हारी बहन है ना, वह यहाँ पर पहले से किसी और के साथ में शादी के अंदर बांध दी गई है, यानी कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर वह शैन कबीले के छोटे राजकुमार के साथ में शादी करने वाली है। क्या वास्तव में ये सब कुछ सच है? क्या मैं कुछ गलत नहीं कह रहा? वही जहाँ पर फारिस इसी तरह से कह रहा था ना, हर्षित का गुस्सा ही बढ़ जाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था? अपना मुंह बंद कर। अगर तूने यहाँ पर फिर से मेरी बहन के बारे में उल्टा सहने की बात कही ना, तो उसके साथ में मैं तुम्हें यहीं पर ही गाड़ दूंगा। वहाँ पर हर्षित का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था क्योंकि वह अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वह वहाँ पर उससे आगे कहता है, मैंने तुझसे इसके बारे में पहले भी ऐसा ही कहा था ना कि अगर तूने इसके बारे में कुछ और ज्यादा कहा तो उसके बाद में तुम मुझे माफ कर देना, मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। वहीं जहाँ पर हर्षित इसी तरह गुस्सा हो रहा था ना, वहीं अकबर भी आगे बढ़ता है और अपने कंधों को बेपरवाही से ऊपर
उछाल देता है। अरे हर्षित भाई, हम सच ही कह रहे हैं, चाहे से कुछ भी हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उसकी शादी यहाँ पर उस युवा राजकुमारी साथ में तो होने वाली है ना। और ये यहाँ पर केवल हमारा ही निर्णय नहीं है, ये हमें केवल हमारे पूर्वजों द्वारा ही बताया गया है, और ये हमारे पूर्वजों का ही एक सलाह थी कि यहाँ पर छोटी राजकुमारी की जो शादी है ना, वह यहाँ पर उस सेन कबीले के युवा राजकुमार के साथ में कराया जाएगा। और यहाँ पर हमारे ये सब कुछ कहने से बिल्कुल बदल तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पर ये देखते हुए कि तुम्हारी बहन की शक्ति किस हद तक बढ़ चुकी है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो शैन कबीले का जो छोटा राजकुमार है ना, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा अथाह स्तर तक पहुंच चुकी होगी। वहां पर उनमें से एक ने उससे कहा, वहां पर अभी हर्षित बिल्कुल ही बोल नहीं पा रहा था, उसकी बात उसके मुंह के अंदर ही अटक चुकी थी। लेकिन वह उसके बाद में उससे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब यहाँ पर अगर वह छोटा राजकुमार या मोटा राजकुमार वो मेरे सामने आ जाता है ना, तो मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा पीट पीट कर कि उसको खुद को यहाँ पर जब तक वह सगाई से पीछे हटने या सगाई तोड़ने की बात नहीं करता ना, तब तक मैं उसको वहीं पे ही मार मार कर जमीन के अंदर गाड़ता रहूंगा। हर्षित का गुस्सा बहुत ज्यादा फूटता हुआ जा रहा था और वो ऐसे ही कहता जा रहा था, अरे अरे रुक जाओ आराम से। यहाँ पर हर्षित को इस तरह से उछलते हुए देखकर फारिस ने उससे कहा, मैंने तुमसे भी क्या कहा था कि तुम्हारी बहन जितनी ज्यादा पावरफुल है ना, उतना ज्यादा पावरफुल वो भी है, और उसकी जो वंशावली की पावर है ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा अथाह स्तर तक पहुंच चुकी है। उसकी इस पावर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पर उसका कुछ कर पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल वो अगर एक थप्पड़ भी मारेगा ना, तो तुम यहाँ पर उड़ा दिए जाओगे। वहां पर उसने वैसे शब्द कहे और उसके साथ में जो हर्षित बकबक कर रहा था ना, उसका मुंह फिर से वहां पर ही बंद हो जाता है। हर्षित यहाँ पर ही जानता था कि वास्तव में जो उसकी बहन थी ना, वो उससे चाहे छोटी हो, लेकिन फिर भी जो उसकी साधना थी ना, वह एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके साथ में लड़ाई कर सके। हर्षित भी यहाँ पर उसका सामना शायद ही कर सकता था। यहाँ पर वह इसी तरह से लड़ झगड़ रहे थे ना, अब वहाँ पर साक्षी बीच में आ जाती है और वह उन सभी से कहती है, चलो ठीक है, तुम सभी चुप हो जाओ, तुम सभी को मैं यहाँ पर अभी शैन कबीले के उस युवा राजकुमार के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रहस्य है। साक्षी ने कहा, क्या रहस्य? जैसे वहां पर सभी ने वह बात सुनी तो उसके साथ में सभी कान खड़े हो जाते हैं और वहां पर हर्षित भी अभी उस चीज को सुनने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आखिरकार वो भी तो ये सुनना चाहता था कि आखिरकार जो उसकी छोटी बहन से यहाँ पर शादी करने के लिए आगे जा रहा था, क्या वास्तव में वो इतना ज्यादा पावरफुल है जितना उसके बारे में बताया गया था। साक्षी ने उससे कहा, एक दिन की बात है, मेरे टीचर यहाँ पर शैन कबीले के अंदर गए थे। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो शैन कबीले के मुखिया है ना, उन्होंने वहां पर उन्हें बुलाया था और वहां पर जाकर उनको पता चला कि यहाँ पर उनके जो छोटा युवा राजकुमार था ना, वह बहुत बुरी तरह से बीमार था। साक्षी तक कहते कहते वहां पर बीच में रुक जाती है और वह सोच विचार करने के बाद में फिर से आगे कहती है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो वो सेन कबीले का छोटा राजकुमार था ना, उसके अंदर किसी तरह की बीमारी बनी हुई थी और यहाँ पर मेरे टीचर को उसकी उस बीमारी को दूर करने के लिए राक्षसी धुनों का यूज करते हुए उसको दूर करने के लिए कहा गया था। बात कुछ ऐसी कि वह छोटा युवा राजकुमार बहुत ज्यादा छोटा था, इसी वजह से यहाँ पर उसको किसी तरह की मेडिसिन या किसी तरह की पिल नहीं दे सकते थे। इसी वजह से उसके साथ में ऐसा ही किया जाना था। वास्तव में बात भी कुछ ऐसी ही थी। जो राक्षसी ट्यूनिस्ट होते हैं ना, उनके पास में एक बहुत ज्यादा पावरफुल खतरनाक चीजें हुआ करती है। एक तो वहां पर वो किसी के दिल को हर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो किसी की भी आत्मा के साथ में खेल सकते हैं, उसकी आत्मा उसकी साधना को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल करा सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर छोटे राजकुमार को वापस से ठीक करने के लिए उसको वहां पर बुलाया गया था। वहां पर साक्षी उनसे आगे कहती है, हालांकि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में मेरे टीचर वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर उनको पता ही नहीं चला कि आखिरकार क्या उसको कोई जहर दिया गया था या किसी तरह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बीमार था। हालांकि जब मेरे टीचर वहां पर कुछ नहीं कर पाए ना, तो उसके बाद में जो शैन कबीले के मुखिया थे ना, उन्होंने वहां पर उनको खाली हाथ नहीं जाने दिया। उनको वहां पर उनके गिफ्ट या उनके पैसे देकर ही उनको वहां से भेजा गया था। इसके अलावा मेरे टीचर ने यहाँ पर ये बात केवल मेरे अलावा किसी और को नहीं बताई थी। साक्षी ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो पूरे उस सीन के अंदर ही घुस गई हो और एक एक वर्ड उनको एक्सप्लेन कर रही हो। वहीं सभी अभी उसी की ऐसी बातें सुनते जा रहे थे। वहां पर मोटू उससे कहता है, अच्छा वास्तव में ऐसी बात है क्या? वास्तव में
वहाँ पर शैन कबीले के छोटा युवा राजकुमार को जहर दे दिया गया था? नहीं, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। वहाँ पर साक्षी ने उसके सवाल को सुनने के बाद में अपना सर हिला दिया। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि जब वहाँ पर छोटा राजकुमार यहाँ पर उसकी माँ की कोख के अंदर था ना, तभी से ही उसके शरीर के अंदर वह जहर फैला हुआ था। और पता नहीं वो जहर था कि क्या था जो उसको इस तरह से कमजोर बनाए हुए था। हालांकि उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह छोटा युवा राजकुमार कहाँ पर चला गया। और आज यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं और आज तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिल पाई है। जहाँ पर साक्षी इसी तरह से खेते जा रही थी ना, विपिन भी वहाँ पर उसके उस शब्दों के अंदर रुचि लेने लगा था। वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो वहाँ पर उनसे कहता है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं पर शैन कबीले के अंदर कोई दुश्मन छुप कर बैठा हो जो वहाँ पर उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि विपिन यहाँ पर ये सोच रहा था कि आखिरकार अगर एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी अपनी इस हद तक पहुंच चुका होता है तो यहाँ पर शैन कबीले की तो बात ही अलग है। वहाँ पर तो और भी ज्यादा पावरफुल लड़ाकू भरे होंगे, शायद वो उसकी ब्लड लाइन को चुराने की कोशिश करते होंगे। क्योंकि यहाँ पर इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर वही सबसे ज्यादा पावरफुल था। वही उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हमारे जो संत वंश है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी है और कोई भी ऐसा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। मोटू ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ पर छोटू ने उससे कहा, हाँ विपिन, वास्तव में यहाँ पर हर्षित सही कह रहा है। बात कुछ ऐसी कि जो सैन कबीला है ना, उसके अंदर पहली बार यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिद्वंदी या कोई ऐसा लड़ाकू आया था जिसके पास में इतनी ज्यादा शुद्ध रक्त रेखा पड़ी थी। और तुम्हें पता है रक्त रेखा का होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी हम सभी के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर जिसके पास में रक्त रेखा आ जाती है ना, तो उसके बाद में वह बंदा हमारे पूरे शैन वंश को संभाल कर रखता था। इसी वजह से यहाँ पर इसके अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह अपने ही वंश के अंदर के किसी भी लड़ाकू को ऐसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कर दे जिसके पास में इस तरह की ब्लड लाइन पड़ी हुई थी। जहाँ पर यहाँ पर छोटू इसी तरह समझाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आज का इस सस्पेंस में एपिसोड खत्म होता जा रहा था। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। गाइस, इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक हिंट भी मिल गया होगा। ये यहाँ पर जो खजाना खोजक था ना, उसके साथ में आप लोग पता लगा सकते हैं कि आखिरकार छोटी राजकुमारी कौन हो सकती है। क्या वो प्रत्युषा थी या कोई और थी? इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर तो बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर सभी का सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से गाइस, चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही। टाटा बाय बाय।